हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजॉन अकेडमी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रेजोनेंस एनर्जी एंड फ्राइज रूल। देखो, रेजोनेंस एनर्जी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रेजोनेंस एनर्जी, क्योंकि अपन ने ये देखा है कि रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। मतलब पूरा खेल तो एनर्जी का है। कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, वो क्यों स्टेबल होता है? उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे है। अब सबसे पहले अपन उसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम रेजोनेंस एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। माइंड इट, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन किससे डिफरेंस? मोस्ट स्टेबल। किसका डिफरेंस? उसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर का। जैसे मैं इसको कोशिश करता हूं तुमको एक प्यारे तरीके से समझाने की। पहला केस में ले रहा हूं इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ध्यान से समझने की कोशिश करना है इस टॉपिक को, थोड़ा मजेदार टॉपिक है, ठीक है। इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, इनकी अगर हम बात करते हैं तो कार्बोनेट आयन का एग्जांपल ले लें। बिल्कुल ले लेते हैं, ये ले लिया, ठीक। इसमें अगर मैं रेजोनेंस कराता हूं, एक स्ट्रक्चर तो यही हो गया, एक मैंने यहां पे रेजोनेंस कराया, पहले चलो ये रेजोनेंस कराया, तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ओ यहां पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड हो और ये ओ नेगेटिव, ये बी हो गया। फिर इसका नेक्स्ट बार रेजोनेंस कराया, इधर से भी कर सकता है, चलो इसको भी ले लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी ये यहां पे क्या हो जाएगा अपना ओ नेगेटिव, और ये सी डबल बॉन्ड ओ एंड दिस इज ओ नेगेटिव। अब अपन ये जानते हैं कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बराबर है। क्यों? क्योंकि ये तीनों स्ट्रक्चर्स कैसे आइडेंटिकल है। तो अब रेजोनेंस एनर्जी का फंडा क्या है कि अगर मैं तुमको यहां पे ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं तो देखो कैसे सिस्टम बनेगा। यहां पे मैं यहां पे एनर्जी प्लॉट कर रहा हूं, ये एनर्जी है, तो इन तीनों की एनर्जी तो मुझे एक ही लेवल पे रखनी पड़ेगी। ये रख दी, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब मैं अगर इनका हाइब्रिड बनाता हूं तो इनका हाइब्रिड कैसे बनता? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां पे भी डबल बॉन्ड आया, यहां पे भी आया, यहां पे भी आया, पार्शियल डबल बॉन्ड सब जगह दिखा दिए, नेगेटिव भी तीनों ऑक्सीजन पे गया, ये भी दिखा दिया। तो जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो तो ये होगा, और ये क्या है? उसका हाइब्रिड। तो अगर ये स्टेबल होगा भाई तो इसकी एनर्जी भी कम होगी, बिल्कुल कम होगी। अब ये तीनों सेम एनर्जी लेवल पे, तो इनका अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो ये जो डिफरेंस है वही क्या है? अपनी रेजोनेंस एनर्जी। तो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग का ये सीन समझ में आ गया। अब एक बार देखते हैं कि अगर अनइक्वल कंट्रीब्यूशन हो, अगर मेरे पास अनइक्वल कंट्रीब्यूशन हो तब खेल में क्या बदलाव होगा। देखो बहुत ही शानदार बदलाव होगा। कैसे? अनइक्वल कंट्रीब्यूशन के लिए चलो लेट से अपन ये एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 माइनस सी डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे ये लोन पेयर जब रेजोनेंस करेगा तो जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव H। इसको अगर मैं A बोल रहा हूँ, इसको अगर मैं B बोल रहा हूँ, तो अब बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब अब की बार बी मेरा ए से ज्यादा स्टेबल है, कंट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा। जो भी इसका हाइब्रिड बनेगा, ठीक है, इसका हाइब्रिड अपन एक बारी के लिए बना लेते हैं। यहां पे भी डबल बॉन्ड आया, यहां पे भी डबल बॉन्ड आया, नेगेटिव इधर भी आया, इधर भी आया, लेकिन इसमें इस वाले का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, ठीक। अब इसको अगर अपन ग्राफिकली समझे तो तुमको शायद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो यहां पे फिर से वही काम कर रहे हैं, इधर अपन एनर्जी प्लॉट कर लेते हैं। अब देखो सीन, अब मुझे इन दोनों को मैं सेम एनर्जी लेवल पे नहीं रख सकता हूं। अगर मैं यहां पे ए को रख रहा हूं तो बी को मुझे थोड़ा लोअर एनर्जी पे रखना पड़ेगा, और जो ये इसको सी बोल दे, सी जो है उसको और कम एनर्जी पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरे भाई हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, तभी तो वो रियल स्ट्रक्चर है, वो फॉर्म होता है। तो यहां पे इन दोनों में डिफरेंस है। अब डेफिनेशन क्या है? जो सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उससे डिफरेंस कैलकुलेट करना है मेरे भाई। तो यहां पे ये होगा डेल ई विच इज योर रेजोनेंस एनर्जी। समझे बात?
तो अब मुझे खुद से सोच के बताओ कि रेजोनेंस एनर्जी कब ज्यादा आएगी, जब मेरे स्ट्रक्चर्स इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होंगे या अनइक्वल कंट्रीब्यूशन होगा? जब मेरे स्ट्रक्चर्स इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होंगे, क्योंकि अनइक्वल में तो क्या हो जाएगा, एक का कंट्रीब्यूशन कम है दूसरे का ज्यादा है, तो मुझे डिफरेंस उससे लेना पड़ेगा, तो वो डिफरेंस मेरे पास कम आने वाला है। तो इसी वजह से इक्वल कंट्रीब्यूशन वाले की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। लिंक हुई चीजें, आया फील? अब देखते हैं इसको अपन की कैसे केसेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एरोमेटिसिटी, देखो एरोमेटिसिटी में क्या ऑर्डर रहेगा, वही ऑर्डर रहेगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर है। मतलब सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी एरोमेटिक में होगी, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। एंड जब भी रेजोनेंस का क्वेश्चन आए सबसे पहले एरोमेटिसिटी ही चेक करो, क्योंकि एरोमेटिसिटी इज दी बॉस। अब जैसे इसमें भी अपन दो सिनेरियोस पढ़ने जा रहे हैं। पहला केस देखो, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंप्लीट कॉन्जुगेशन एरोमेटिक है, ये यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंप्लीट कॉन्जुगेशन एरोमेटिक है। अब दोनों ही एरोमेटिक है, अब क्या करें? तो ऐसे केस में तुम्हें यह देखना है कि कितना लंबा कॉन्जुगेशन हो रहा है। मतलब डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा तुम्हारी रेजोनेंस एनर्जी होगी। अब किसका डीलोकलाइजेशन? तो डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसे समझ लो कितने एटम्स के ऊपर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब कितने स्पॉट पे जाके फैला के आ रहे हो। ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा कचरे का डब्बा है, हालांकि कचरा फैलाना नहीं चाहिए, गंदी आदत है, लेकिन समझने के लिए एक बार तुमने क्या करा, तुमने 3 जगह पे जाके थोड़ा थोड़ा फैला दिया, फिर तुमने उतना ही कचरा 8 जगहों पे जाके थोड़ा थोड़ा फैलाया, तो किस केस में पकड़े जाने के चांसेस कम है? ठीक है, जहां तुमने ज्यादा फैलाया, पता ही नहीं चलेगा ना किसका कचरा है। आई होप फील आया होगा, बस ये एक चीज समझाने के लिए कि ऐसे फील ले सकते हो। तो रेजोनेंस एनर्जी यहां पे किसकी ज्यादा हो जाएगी मेरे भाई? इसकी ज्यादा हो जाएगी। इनको अगर कंपेयर करें तो यहां पे देखो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। इसको अगर कंपेयर करूं 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये एरोमेटिक हो गया। इसको देखूं तो ये तो नॉन एरोमेटिक दिख ही रहा है। तो यहां पे रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। क्लियर है? सिंपल। आगे बढ़ा जाए। अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस मेरे पास स्ट्रक्चर्स का इक्वल है तो वो मैं तुम्हें ऑलरेडी ग्राफिकली समझा चुका हूं। किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन की रेजोनेंस एनर्जी विल बी मोर। ठीक, अब जैसे ये एग्जांपल ही देखो, यहां पे अगर तुम कराओगे तो तुम्हें इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलने। इधर अगर तुम कराओगे तो ये तो वही वाला केस है जो अपन ने ग्राफ के लिए बनाया था, इधर मुझे अनइक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा? इक्वली की। तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अनइक्वल कंट्रीब्यूशन। समझ गए? इसमें देखो, अब ये इसका सेकंड केस, यहां पे क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन तो भैया दोनों में बराबर है, लेकिन फिर वही पॉइंट, यहां पे डीलोकलाइजेशन इज मोर, यहां पे डीलोकलाइजेशन इज मोर डीलोकलाइजेशन। तो रेजोनेंस एनर्जी भी किसकी ज्यादा हो जाएगी? जिसमें डीलोकलाइजेशन ज्यादा है। समझ गए ना? मतलब रूल्स बेसिक है, अलग अलग कैटेगरी में बस अलग अलग क्वेश्चन थोड़ा घुमा सकता है, नथिंग एल्स। इसको देखो, मजेदार सवाल। यहां पे भी रिंग एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी रिंग एरोमेटिक है। सीन क्या है, इधर एरोमेटिसिटी इन तीनों पाई बॉन्ड की वजह से है, तो जो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स आएंगे वो सारे इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग आएंगे। मानते हो इस बात को? क्योंकि नाइट्रोजन तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा ना, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग आने वाले हैं। इधर अगर मैं देखता हूं तो यहां पे नाइट्रोजन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है रिंग को एरोमेटिक करने में, तो यहां पे तुम्हारे पास अनइक्वल स्ट्रक्चर्स आने ही आने हैं। एक बार नाइट्रोजन पे प्लस, कार्बन पे माइनस, फिर कार्बन पे घूमता रहेगा चार्ज, फिर वापस नाइट्रोजन। अनइक्वल आ रहे हैं, और रेजोनेंस किसकी ज्यादा होगी? जहां पे इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन हो। ऐसे चुटकी में सवाल होंगे अगर लॉजिक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस और एक्सटेंडेड। ये हालांकि अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो क्रॉस वाले केस में क्या होगा। क्रॉस वाले केस में देखो, कॉन्जुगेशन में तो तुम्हें उतने ही एटम दिख रहे हैं, यहां पे भी तुम्हें उतने ही दिख रहे हैं, इधर भी उतने ही दिख रहे हैं, लेकिन क्रॉस में मेरे भाई एट अ टाइम किसी एक ही डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक साथ चालू हो जाएंगे। जबकि एक्सटेंडेड में पूरा लंबा कॉन्जुगेशन इन वन गो होगा, एक ही बारी में होगा। तो रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा? एक्सटेंडेड की। हमेशा एक्सटेंडेड की रेजोनेंस एनर्जी क्रॉस से ज्यादा होगी। क्रॉस की सिर्फ तब ज्यादा हो सकती है
जब क्रॉस में रेजोनेंस के ऑप्शन ज्यादा हो, जैसे अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं इससे, अगर मैं इससे कंपेयर कर दूं, ठीक है, तो अब क्रॉस में ज्यादा है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस जो हो रहा है वो एक ही बार हो रहा है, इधर दो बार होगा, तो अब क्रॉस में ज्यादा है। लेकिन वैसे क्रॉस और एक्सटेंडेड को कंपेयर करें तो एक्सटेंडेड में ज्यादा होगी। रीजन क्लियर है, क्योंकि इसमें एक ही साइड होगा एट अ टाइम, तो उसमें तो कम ही एटम्स हैं, इधर लंबा सा एक साथ चलता रहेगा। बढ़िया, अगले पे आओ, पी पाई बॉन्डिंग या फिर ओवरलैपिंग। अब ये क्या फंडा है, देखो यहां पे, जब ये रेजोनेंस करेंगे दोनों चीजें, इधर जब रेजोनेंस हुआ तो यहां पे जो ओवरलैपिंग है वो 2 पाई और 2 पाई के बीच में दिख रही है, ऑक्सीजन का 2p और कार्बन का 2p। लेकिन यहां पे जब रेजोनेंस होगा तो कार्बन का तो 2p ठीक है, सल्फर का 3p हो गया। तो इसकी वजह से, इस एनर्जी गैप की वजह से ये ओवरलैपिंग कैसी हो गई, काफी वीक ओवरलैपिंग हो गई, और उसकी वजह से फिर रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस करने में तकलीफ होगी। अब एक बहुत अमीर है एक बहुत गरीब है, तो मूवीज को छोड़ दो, लेकिन रियल लाइफ में तो मेल होना मुश्किल है। तो सेम वैसा ही कंसेप्ट यहां पे, तो रेजोनेंस एनर्जी उसकी ज्यादा हो जाएगी जिसमें ओवरलैपिंग परफेक्ट हो। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे अपन ऐसे बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, जितनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज्यादा मेरी रेजोनेंस एनर्जी होगी। परफेक्ट, आगे बढ़ा जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये रूल कब लगाओगे, जब ओवरलैपिंग सेम हो। सेम मतलब एक ही पीरियड के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं। जैसे ये एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहां पे भी 2p, नाइट्रोजन भी सेम पीरियड का है, 2p, ओवरलैपिंग सेम है। तो अब अपन क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब क्या है उसका, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब देखो, अगर इनको डोनेट कराते हो, करा दो, तो इधर ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, इधर नाइट्रोजन पे प्लस आएगा। किसके ऊपर प्लस ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसका मतलब कि इसके ऊपर प्लस रिलेटिवली स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी हम क्या बोलेंगे, ज्यादा। चमक गई बात, बेहतरीन। इसका सेकंड सिनेरियो, इसका सेकंड सिनेरियो देखो। अब इस वाले केस में तुम्हें क्या करना है तो ये भी सेम पीरियड के, 2p 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 2p। तो यहां अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि कौन इजीली यहां पे रेजोनेंस कर सकता है अपना लोन पेयर डोनेट करके। जैसे ये लोन पेयर डोनेट करके ऐसे रेजोनेंस करेगा, ये भी लोन पेयर डोनेट करके ऐसे रेजोनेंस करेगा। अब दोनों में प्लस तो बन नहीं रहा कि मैं प्लस से चेक कर लूं, तो क्या चेक करोगे कि कौन लोन पेयर आसानी से दे सकता है। वो भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही खेल है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपना लोन पेयर नहीं दे पाएगा। तो ऑक्सीजन को देने में तकलीफ है, कार्बन आसानी से दे देगा, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो गई। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, रेजोनेंस एनर्जी भी बढ़ेगी। चमक गया एक और पॉइंट। लॉजिकल हैं चीजें, बहुत लॉजिकल है। आगे बढ़ते हैं। आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ये एक इंपॉर्टेंट केस भी बनता है, तुमको बहुत जगह मिलेगा। इसमें देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वाला मॉलिक्यूल स्टेबल है। अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि रेजोनेंस एनर्जी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी बता रही है, लेकिन इधर तुम देखो तो यहां मैं अगर रेजोनेंस कराता हूं तो यहां पे बच्चे मेरे पास बन रहा है CH3CO- डबल बॉन्ड O, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। इधर अगर मैं रेजोनेंस कराता हूं तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। अब इधर क्या हो रहा है, ये इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस बन रहा है, लेकिन ये अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग। समझे बात, ठीक है। या ऐसे समझो कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होगा इसके मुकाबले, इसमें ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। तो इस वजह से रेजोनेंस एनर्जी कार्बोक्सिलेट आयन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि स्टेबल ये है। इसलिए बस ये वाला सिनेरियो अपन ने यहां पे उठाया। तो आई होप रेजोनेंस एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा सबको बच्चों। परफेक्ट। अब चलते हैं अपन एक और रूल पे, विच इज आर फ्राइज रूल। ठीक, फ्राइज रूल क्या बोलता है ये मैं तुमको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जैसे जैसे नंबर ऑफ बेंजेनोइड स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे, ये अपन ने रेजोनेंस के टाइम पे भी करा था, जैसे जैसे नंबर ऑफ बेंजेनोइड स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे वैसे ही रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज करेगी। या ऐसे बोल लो, जिसमें जितने ज्यादा बेंजीन स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी।
ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर तुमको मैं समझाना चाहूँ तो ये मैं ले लेता हूँ, चलो इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे ड्रॉ करो। ठीक, सिर्फ एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए, फील आ जाए, बस फील आनी चाहिए। तो ये अपन ने बना लिया अपना एंथ्रासीन। ठीक है, ये अपना क्या है, एंथ्रासीन। और इसको मैं कंपेयर करा दूं इसके साथ, समझ रहे हो बात? इधर तुम्हें पूरी पूरी 3 बेंजीन रिंग दिख रही हैं, जबकि यहां पे तुम्हें सिर्फ 2 बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये देखो नेप्थलीन, अब ये जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया है तो मुझे यहाँ पे दोनों तरफ बेंजीन दिख रहा है क्योंकि ये बॉन्ड कॉमन है, 2 बेंजीनोइड रिंग्स। जब ये स्ट्रक्चर बनाया तो इसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग दिख रही है, ये बॉन्ड कॉमन नहीं आ रहा है। तो इन दोनों में जब रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करोगे इसकी ज़्यादा हो जाएगी। और इसको देखें तो इसमें पूरी पूरी 2 बेंजीन रिंग दिख रही है, इसको इससे कंपेयर करोगे तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी। फील आई यहाँ पे, फील इज इंपॉर्टेंट। तो कुल मिला के फ्राइज रूल क्या बोल रहा है, जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग किसी भी स्ट्रक्चर में होंगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो वाइंड अप करते टाइम तुम्हें सिर्फ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब भी रेजोनेंस एनर्जी देखो सबसे पहले चेक करो एरोमेटिसिटी, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम अपने पास यही सवाल बनता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तुमसे वो एरोमेटिसिटी से रिलेटेड ही रेजोनेंस एनर्जी पूछता है। तो आई होप लेक्चर समझ में आया होगा और मजे करे होंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो बच्चों। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.